इडामहि सरस्वती ओ इडामहि सरस्वती तिस्रो देवी मयोर्भुवः बर्हिः सीदन्तु अस्रिधः बर्हिः सीदन्तु अस्रिधः ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते आसीनायोतते नमः। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से पूरे विश्व में वेद का डंका बजाते हुए सफल 215वें संगोष्ठी पर हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आज आपने आचार्य जी विराट कवि सम्मेलन रखा है और एक विषय रखा है जो सबके समक्ष जाए, जो प्रेरणास्पद हो, कैसे बढ़े हिंदू का गौरव। आज मुझे मुख्य वक्ता के कारण आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है और अपने मंच का सम्मान भी प्रदान किया है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जय सिंह आर्य जी, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार, जिनके की अभी हम कविताओं का आनंद ले रहे थे। मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज जौहन जी, प्रख्यात कवियत्री कनाडा, और आमंत्रित कविगण डॉक्टर राहुल जी दिल्ली से, श्री जितेंद्र प्रभाकर सरल जी फरीदाबाद से, श्री हर्षवर्धन आर्य दिल्ली से, श्रीमती पूनम नागिया दिल्ली से। अभी श्रीमती पूनम नागिया जी नहीं आई है, मैं सुन रही थी सभी को। सभी कविगण, विद्वज्जन एवं जहां जहां से जुड़े हैं, पूरे भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जैसा कि आचार्य जी नाम ले रहे थे, अन्य देशों से भी हमारे इस वेबिनार में, संगोष्ठी में जुड़े सभी भाई बहनों को मैं हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आपके समक्ष आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय आचार्य जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, हमेशा ही बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी संगोष्ठियां करते हैं चारों, क्योंकि एक किसी भी कार्य को, किसी भी आयोजन को करने के लिए यह तो आयोजक लोग ही जानते हैं कितनी मेहनत, कितना श्रम, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। पूरी तरीके से अपनी पूरी एक आयोजक समिति को लेकर के आप अपना कार्यक्रम करते हैं। बहुत ही कुशल संचालन और संयोजन भी आप कर ही रहे हैं। तो मैं अब अपने विषय की ओर आने से पूर्व एक नमन गुरु विरजानंद को भी करना चाहूंगी, क्योंकि अगर प्रज्ञा चक्षु दंडी गुरु विरजानंद सरस्वती अगर नहीं होते तो उनको महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा शिष्य भी प्राप्त नहीं होता और हमको महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा गुरु भी प्राप्त नहीं होता। वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती एक नींव बने हम सभी आर्यजनों के, भाषा हो, वेशभूषा हो, अध्यात्म हो, संस्कृति हो, या ज्ञान हो, या कर्म हो, या उपासना हो, सभी बिंदुओं को उन्होंने अपने ग्रंथों में छू करके हमको बताया और हम सोई हुई जनता को उन्होंने जागृत किया। आज ऐसे गुरुओं के गुरु स्वामी विरजानंद दंडी जी का आज पुण्यतिथि है। आज हम सभी उनको श्रद्धा नमित होकर के स्मरण कर रहे हैं। इतना प्रतिभावान जो व्यक्ति रहा हो, महान आत्मा रहा हो, जिसने कहते हैं गायत्री जप के द्वारा गंगा में खड़े होकर के 3 वर्ष साधना की हो, और 3 वर्ष तो एक कहने मात्र है, जिसके जीवन में तन मन जिसका रंगमा हुआ हो, और ऐसे व्यक्ति को अगर किसी शिष्य का अगर वो सहयोग मिल जाता है किसी काम को उन्नत करने के लिए, तो ये बड़ा भारत के लिए एक सूर्योदय से बना। जब कहते हैं गुरु विरजानंद ने अपना देह को त्यागा, तब ऋषि दयानंद फूट फूट करके रोए, जबकि सन्यासी को कोई रोने का धर्म नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा उनकी देखने लायक थी। कहते हैं आज व्याकरण का सूर्य अस्त। तो कुछ ही शब्दों से मैं सिर्फ अभी गुरु विरजानंद को नमन करती हूँ, क्योंकि विषय मेरे पास हिंदी का भी है। तो भाइयों बहनों, किसी राष्ट्र को समझना हो तो उसकी संस्कृति को समझना बहुत ही आवश्यक है। उसकी संस्कृति को समझने के लिए वहाँ की भाषा, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का भोजन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का आध्यात्म, वहाँ का ज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। उसी में से भाषा एक अंग है। विश्व के लगभग सभी देशों में अपनी अपनी राजभाषाएं, राष्ट्रभाषाएं हैं, जिनके माध्यम से अपने देशवासी परस्पर संवाद, व्यवहार, लेखन, पठन, पाठन आदि कार्य करते हैं।
स्वभाषा सभी के जीवन में हो, ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए। मैं अभी एक छोटा सा लेख बना रही थी, मैंने उसमें बात डाली थी कि हम जितना अपनी मातृभाषा में प्रखरता व प्रामाणिकता के साथ में किसी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। ये हम सभी और आप और हम सब जानते हैं। हमें गर्व है कि विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा या तीसरा स्थान है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीन की चीनी है, उसके बाद में कुछ अंग्रेजी का भी सुना जाता है जैसा कि, लेकिन अंग्रेजी की अपनी ही अंग्रेजी नहीं है, वहां पर भी मिला जुला उनका पूरा मिश्रण है, मिश्रित भाषा है। समृद्ध होने की उसने कोशिश की है, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें कहीं से हमने कुछ भी नहीं लिया। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और सीधे हिंदी पर आकर के उतर जाती है। हिंदी एक ऐसी समृद्ध भाषा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें हर एक रिश्ते के लिए एक अपना एक अलग संबोधन होता है। जैसे कि हम सभी बोलते हैं मामा, मामी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, भैया, भाभी, माता, पिता, लेकिन अंग्रेजी के भीतर एक अंकल से काम चल जाता है। माता पिता के बाद में एक अंकल कर दो, बस अंकल से सारे सभी रिश्ते हो जाते हैं। बहुत कम शब्द हैं। कोई अब कल एक विद्वान सुना रहे थे कि उनके जो अंग्रेजी के जो मूल शब्द हैं वो लगभग 60,000 के करीब हैं। ये शोध का विषय है, लेकिन हिंदी के जो विषय हैं वो 60 लाख, हिंदी के जो शब्द हैं वो 60 लाख के करीब हैं। पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि हिंदी की अगर रक्षा करनी है, हिंदी को अगर बचाना है, अपनी भाषा को बचाना है, तो सर्वप्रथम जो हमें गौरव बढ़ाना होगा स्वयं से। जैसे मैं अभी देख रही हूँ स्क्रीन पर नाम आ रहे हैं, अब हमारे भी बोलने में ऐसा रच बस गया, ऐसी घुसपैठ हो गई है अंग्रेजी की और उर्दू की कि हम भी उससे वंचित नहीं रह पाते हैं। बोलते बोलते प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास से ही, अभ्यास करने से ही हमारा काम होगा। तो सर्वप्रथम हमें अपने आप से प्रारंभ करना चाहिए कि जो घुसपैठ हुई है, जो संक्रमण हुआ है किसके भीतर, हमारी हिंदी भाषा के भीतर, उसको निकालना प्रारंभ करें, उसको निकालना प्रारंभ करें। जैसे अभी यहाँ पर हमारा यहाँ पर नाम आ रहे हैं बहुत सारे, और हमारा भी शायद जा रहा होगा उस तरह से, अंग्रेजी में नाम जा रहे हैं। अगर हम चाहें इसको, हिंदी को सिर्फ एक दिन नहीं, 14 सितंबर ही नहीं, नित्य प्रति अगर हिंदी के प्रति श्रद्धा पैदा कर सकें, तो हम सर्वप्रथम अपना काम पहला शुरू करेंगे, हमारे जो हस्ताक्षर होंगे वो हिंदी में होंगे। इस तरह से हम अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकते हैं और अपनी भाषा का भी गौरव बढ़ा सकते हैं। ये जो जितनी भी बात अभी यहाँ पर रखी गई है, मैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। सब कुछ होने के बावजूद भी यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में ये तो कहा है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, किंतु इसे राष्ट्रभाषा बनाए जाने के अब तक के सभी प्रयास असफल ही रहे हैं। इसे राजभाषा का स्थान जो मिला 14 सितंबर 1949 को मिला था। तब हमें कहा गया था कि 15 वर्ष के बाद में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन अब तब से लेकर के अब तक स्वतंत्र भारत में 70 वर्ष हो गए। अब वो किस कारण से रहे, नेहरू जी रहे या महात्मा गांधी कारण रहे या और भी अन्य जिस तरीके का शासक वर्ग होता है, उसी तरीके की खिचड़ी मिली जुली भाषा को ही उन्होंने पूरा बना दिया। तो आज भी हमारी यही हिंदी की कमजोरी रही कि हम उसको समृद्ध तरीके से नहीं बोल पाए, न लिख पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे अभी हम बोलते हैं कि हम तो रोज जाते हैं, अब ये रोज क्या शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। अब हम बोलते हैं लेकिन, ये लेकिन क्या शब्द है, किंतु परंतु, हमारे यहाँ तो इतने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, ये लेकिन अब ये उर्दू की घुसपैठ हो गई। और आपको एक बात बताती हूँ, जैसी हिंदी भाषा है ना, संस्कृत से एकदम मिली जुली, जैसे कि माँ की एक बेटी होती है, माँ का एक बेटा होता है, पिता का एक बेटा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये इतनी ज्यादा पास है। जैसे हम बोलते हैं संस्कृत में मातृ और हिंदी में माता। बताइए, बाकी की भाषाओं को पार्लर में जाना पड़ा, अपने आप को मेकअप करना पड़ा, सजाना पड़ा, रूप रंग को बनाना पड़ा, लेकिन हमने ये रूप रंग को बनाया ही नहीं। जैसी माँ संस्कृत, वैसी उसकी बेटी। आप देखिए, पितृ पिता हिंदी में, भ्रातृ भाई हिंदी में, बहुत सारे ऐसे शब्द, वात वायु, सारे मिले जुले वहीं से निकले हुए। लेकिन ये जो अंग्रेजी जैसी भाषा है, मदर फादर, काफी दूर तक की इनमें ऐसे लगता है
जैसे कहीं से लैटिन का कोई शब्द ले लिया, कोई रोमन का शब्द ले लिया, कहीं से मिला मिला करके इसको समृद्ध किया। तो भाइयों बहनों, मैं कहना चाहूंगी जो ये जो घुसपैठ हुई है, जो शब्द ये आए हैं, इनको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि मैंने बहुत चिंतन किया है और शब्दों को लेकर के आई हूँ। उसके बाद मैं फिर आगे दूसरी बात, नई बात बताऊंगी। जैसे अभी हम बोलते हैं अखबार, समाचार पत्र को क्या बोलते हैं? अखबार। सर्वप्रथम तो इसको निकालें, अखबार को छोड़ें। फिर क्या बोलते हैं हम? आजादी बोलते हैं, स्वतंत्रता को। आज हम इसी बात के ही तो परतंत्र हैं, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। क्या बोलते हैं हम? आजादी। इसको निकाल दें। जनसंख्या को क्या बोलते हैं? आबादी। हमारे देश की आबादी कितनी है? गौर करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे नित्य प्रति, ऐसा कोई काम नहीं है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, कि वो काम आपसे हो ना पाए। अगर हम सही मायने में अपनी माता से प्यार करते हैं, अगर हम अपनी भाषा से प्यार करते हैं, अगर हम अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, तो हमको इस बात को समझ करके उस घुसपैठ को निकालना पड़ेगा। ये परतंत्रता का बहुत बड़ा कारण है। अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने किया क्या? सर्वप्रथम हमारी शिक्षा के ऊपर उन्होंने वार किया। जितने भी आज आप देख रहे हो स्कूल बने हुए हैं, ये सारे सेंट के नाम से स्कूल बने, और हम भी बड़े गर्व के साथ में उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमने गुरुकुलों की ओर ध्यान दिया ही नहीं। जहां से हमारी वैदिक संस्कृति मजबूत होती, वहां पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। आज भी देखो गुरुकुल किस तरीके से कमजोर पड़े हुए। आज आवश्यकता है, अगर हम चाहते हैं अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना, तो उसके भाषा का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जहां जहां हमारी हिंदी भाषा को मजबूत करने वाले जो संस्थान है, उन पर हमें नजर लगानी पड़ेगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, देखो एक शब्द इबादत मैंने लिखा, इसमें इबादत बोलते हैं हम प्रार्थना, आज्ञा को इजाजत बोलते हैं। कितने कितने सुंदर शब्द हैं। मनुष्य, इंसान बोलते हैं, बहुत आसानी से बोल देते हैं, सरलता से। अब मैंने आसानी शब्द बोला ना, ये भी उर्दू का है, सरलता से बोलना है हमको। इज्जत किसको बोलते हैं? प्रतिष्ठा को। प्रतिष्ठा कितना बढ़िया शब्द है हमारे पास। क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? हमारे इलाके में तो ऐसे ही होता है, बोलते हैं ना इलाका। ये निकालने पड़ेंगे सब शब्द। उपचार कहते हैं ना, इलाज, इलाज बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं इलाज, जब हमारे पास तो उपचार शब्द है। उपकार, एहसान को निकालना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? एहसान, बड़ा एहसान किया उसने, नहीं, बड़ा उपकार किया किसी। त्याग पत्र कहते हैं ना, इस्तीफा दे दिया उसने, नहीं, त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा को निकालिए। ऐसे ऐसे निष्ठावान, ईमानदार बोल देते हैं, बड़े सरलता से बोलते हैं इस बात को कि वो व्यक्ति बड़ा ईमानदार है। तो हो उसको निष्ठावान है, उसको पता है क्या सच्चाई है, किस तरीके का व्यवहार करना है। आयु, आयु देखो कितना बढ़िया शब्द है। हम बोलते हैं उम्र, सारी उम्र हमारी ऐसे ही बीत गई। ये हमको जबरदस्ती बलात् हमारे ऊपर थोपी गई भाषाएं, और हम इसको समझ नहीं रहे हैं। तो हमको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? अपना जो नाम है वो हिंदी में करना पड़ेगा, अपने हस्ताक्षर है वो हिंदी में करने पड़ेंगे, और अपने तो करने ही पड़ेंगे, सबके ऊपर और ध्यान जमाना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैं तो कहती हूँ दिनचर्या से इसका अभ्यास बनाइए। सुबह जब हम उठते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं? बड़ी शान करते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्यों कहते हैं जी? हमारे पास शब्द नहीं है। अभी मैंने मंत्र को इसीलिए लिया, नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु पर आयते, नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोक्ते नमः। आते हुए को नमस्ते, जाते हुए को नमस्ते, सुबह नमस्ते, शाम को नमस्ते, मध्याह्न में नमस्ते। और फिर आपको और कुछ नहीं आ रहा तो आप कहिए ना शुभ प्रभात। किसने मना किया? सुबह अच्छी हो, प्रभात अच्छा। अब सुबह भी बोलते हैं ना, सुबह भी हमारा हिंदी का शब्द नहीं है, प्रभात बोलिए, प्रभात काल हम बोलते हैं ना। और दिन में मध्याह्न बोलिए ना, शुभ अपराह्न, शुभ मध्याह्न। क्यों बोलते हैं गुड आफ्टरनून? क्या हमारे पास भाषा नहीं है? हमारे पास तो उनसे अधिक शब्द है मूल, लेकिन फिर भी ये जो हुई घुसपैठ है, ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को और शिक्षा को नष्ट करने के लिए। इसीलिए आज हमको समझना होगा, इन शब्दों को समझ करके और निकालें। और शुरुआत, प्रारंभ, अब मैंने शुरुआत बोल दिया ना, ये देखो किस तरह से हमारे तन मन के भीतर रच बस गया है। प्रारंभ, हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। और आगे देखिए, अब देखो अंग्रेजी की बताती हूँ। आप देखोगे हमारे यहाँ पर संस्कृत में मातृ शब्द, हम माता बोलते हैं हिंदी में, कितना बिल्कुल एकदम से समीप है, समीपस्थ शब्द है। अब हम इसको क्या बोल देते हैं? नियर शब्द है ना। लेकिन उनका देखिए मम्मी, है ना, और उनका देखिए अम्मी। ये मम्मी और अम्मी का क्या है? ये तो कहीं नहीं है। जब बालक जब पैदा होता है, जब शिशु जन्म लेता है, तब भी उसके आगे जो मुंह से निकलता है वो शब्द माँ माँ माँ, इस तरह से वो आ वा आ ऐसे स्वर निकालता है, व्यंजन भी निकालता है। सर्वप्रथम
माँ माँ उच्चारण करता है। माँ को भी जब अस्पताल से जब आती है वो प्रसव को करके, बच्चे को जन्म देके, शिशु को जन्म दे करके, तो वो जब नर्सेज उसके सामने आती है, परिचारिका, तब क्या करती है वो इस तरह से आ का उच्चारण करती है। तो ये जो हिंदी भाषा है, हमें समझना होगा, इतनी मजबूत, समृद्ध, सशक्त भाषा है। और किसी भी, जब किसी राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं होती तो समझो वो राष्ट्र गूंगा के समान है, क्योंकि ये भाषा ही एक माध्यम होता है जो कि हम आपस में परस्पर जिससे संवाद करते हैं। आपस में पत्रों के माध्यम से हम संवाद करते हैं, दूरभाष के माध्यम से हम संवाद करते हैं। तो जब हम अपनी चीज को कहेंगे तो हमको गर्व नहीं होगा। और आज मैं देखती हूँ बहनों को, माताओं को, भाइयों को, कहते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो वही होशियार है। मैं कहती हूँ मैं तो गंवार हूँ, मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं है। मैं सीधा बोलती हूँ मुझे अंग्रेजी नहीं आती। कोई भाई बहन लिखता है, मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं आई, बहन जी दोबारा लिख दो इसे या दोबारा बोल दो। ठीक है, मैं समझने के लिए समझूंगी, लेकिन अपने अपने भाइयों से, भारतवासियों से, जिसके कि हर राज्य के भीतर 2-4 को छोड़ करके और हिंदी को समझते हो, हिंदी को बोला जाता हो, हिंदी को पढ़ा जाता हो। हम तो वहां पर दक्षिण में भी गए थे तो वहां पर भी उनके विषय में हिंदी थी। तो बताइए, हमारे तो पूरे भारत में हिंदी रची बसी है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि अंग्रेजी बोलने में गर्व करते हैं? क्यों करते हैं? हमें अंग्रेजी बोलने में कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। तो और देखिए, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंकुरित, और क्या बोल रहे हैं आजकल, हमने तो मूंग को स्प्राउट्स किया। और बाजार में वो थैली बन बन करके आ जाती है, कहते हैं हम तो स्प्राउट्स खाते हैं, बड़ी ताकत मिलती है। अगर अंकुरित अनाज कहते हैं, हमारी जैसे दादी, नानी, माताएं बोलती हैं, तो इसमें कौन सी हमारी शर्म की बात है? ये तो गर्व की बात है कि हमारे पास इतनी समृद्ध भाषा है। और इतना, मतलब अभी देखो आजकल क्या हो रहा है कि कैसे कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि अरे देखो कोई बढ़िया सा डिलीशियस फूड बनाओ जिससे मूड फ्रेश हो जाए। अब बताइए इसमें कितनी हिंदी बोली है हमने, कितने अंग्रेजी के शब्द बोले। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम सभी को सर्वप्रथम तो इस घुसपैठ को निकालना पड़ेगा जो कि उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, तब जाकर के हम अपने देश की भाषा का गौरव, हिंदी भाषा का गौरव बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में, हमारे लेखन में, पठन में, पाठन में, सब में हिंदी का प्रयोग हो। गर्व के साथ इसको बोले, शर्म के साथ नहीं। तीसरी बात, हम स्वयं तो करें ही उसका प्रयोग, और लोगों तक भी इस बात को हम पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करें। तो इस प्रकार से हम अपनी हिंदी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर अपने भारत देश के प्रति, अपने इस राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वो भाषा पर भी ध्यान नहीं देगा। इसीलिए वेद ने कहा है, माता भूमि पुत्रो हम प्रतिव्या। हमारी भारत, हमारी जो पृथ्वी है पूरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। पुत्र का कर्तव्य होता है अपनी माता की रक्षा करना। माता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा कैसे करेगी? पृथ्वी की रक्षा होगी ही तभी जब हम अपनी भाषा का ध्यान रखेंगे, अपनी वेशभूषा का ध्यान रखेंगे, अपने भोजन का भी ध्यान रखेंगे। आप देखिए, हम बाजार कितने कितने अंग्रेजों के बनाए हुए चीजों को, पिज्जा, बर्गर, ये हमारी तो संस्कृति में थे ही नहीं। इनमें ही तो हम अंग्रेजी के शब्दों को कितना बोल रहे हैं, खाने की वस्तुओं में कितना बोल रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम इस बात का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी दादी नानी तो बाजरे की रोटी बनाती थी, उसके ऊपर चना का साग रख देती थी। ये पिज्जा क्या है? ये पिज्जा यही है। ये अंग्रेज आए थे भारत में और ये हमारी चीजों को ले गए और नए नए नाम दे दे करके लेकर के आते, और हमने उसी पर गर्व करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया कि ये देखो कितना बढ़िया पिज्जा बनता है। और वो 200 रुपए का पिज्जा जो कि सिर्फ 5 रुपए की रोटी बन जाती थी, 5 रुपए का उसके ऊपर साग रख जाता था। और जब हमारे यहाँ तो आज का ये नहीं है, हमारे यहाँ तो हमेशा से ये बनती रही है। एक बार एक अंग्रेज हमारे देश के भीतर आया और आकर के और उस एक घर के भीतर उसने भोजन किया तो उसको जलेबियां परोसी गई। वो अंग्रेज देख करके अचंभा करता है और पूछता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ये इतनी स्वादिष्ट लग रही है, इसमें रस कैसे पहुंचाया गया? उसको क्या पता है कि हमारा रस भी पहुंचाने का ढंग भी अलग है, कि चाशनी में डुबो करके रस पहुंचाया जाता है। वो सोचने लगा कि जरूर इसमें इंजेक्शन लगाया होगा रस। हमारी हिंदी भाषा के जो शब्द हम मुख से जो संवाद करते हैं, पहले हमारे मन के भीतर विचार। और एक और बात बताती हूँ, हमें इस भाषा को सीखना नहीं पड़ता। अंग्रेजी हमको सीखनी पड़ती, उर्दू हमको सीखनी पड़ती है, हर भाषा, फ्रेंच हमको सीखनी पड़ती है। लेकिन जो भाषा हमको सीखनी नहीं पड़ती वह स्वतः हमारे भीतर से निकलती। तो संस्कृत की ऐसी बेटी जो इतनी सुंदर हो, इतनी सरल हो, इतनी सादगीपूर्ण जिसका व्यवहार हो, तो क्यों नहीं ऐसी भाषा को अपने जीवन में ताने।
तो इसी के ऊपर कुछ पंक्तियां मैं अपनी भी, चूंकि आचार्य जी ने अब ये कह ही दिया कि ये कवित्री भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी रचना के माध्यम से करूं। शब्दकोश भारी विशाल, शब्दकोश भारी विशाल, बोधगम्य लालित्यपूर्ण, बोधगम्य लालित्यपूर्ण। डॉक्टर आज के अध्यक्ष डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को मैं ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। शब्दकोश भारी विशाल, शब्दकोश भारी विशाल, बोधगम्य लालित्यपूर्ण, कवि लेखकों साहित्यकारों की भाषा गौरव है गुण, की भाषा गौरव है गुण। एक सूत्र में पिरोने वाली, एक सूत्र में पिरोने वाली, गुप्त न रखती कोई शब्द। उनकी यहाँ नाइफ, KNIFE बोलते हैं ना, के को साइलेंट कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी शब्द जो वर्ण जैसा है, जो स्वर जैसा है, जो व्यंजन जैसा है, उसको वैसा की वैसा बोला जाता है। ना हम किसी को छुपाते, ना कोई किसी को अतिरिक्त। एक सूत्र में पिरोने वाली, गुप्त न रखती कोई शब्द, स्पष्ट भाव भंगिमा निराली, हो मुखरित स्वर सत्यवशु, हो मुखरित स्वर सत्यवशु। मान करें निज की भाषा, मान करें निज की भाषा पर, यह उन्नति की सीढ़ी है, यह उन्नति की सीढ़ी है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती को खूब पता था कि संस्कृति हमारी भाषा है, मतलब मीन्स हमारी वैदिक संस्कृति ईश्वर की वाणी है और संस्कृत जन जन तक पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि भारतवर्ष के भीतर सब हिंदी ज्यादा अधिक समझते हैं, तो जब बंगाल में उनका एक प्रवचन हुआ तो वहां पर उनको चंद्रसेन जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर इन व्याख्यानों को संस्कृत की हिंदी में बोलोगे तो इससे बहुत लोग समझ पाएंगे। तो उन्होंने उस दिन से देखा कि उन्होंने अपने सारे साहित्यों को हिंदी में सृजन किया। यजुर्वेद का भाष्य हिंदी, उनको आवश्यकता नहीं थी कि वो क्यों करते, वो तो संस्कृत जानते थे, संस्कृत संभाषण भी करते थे और गुजराती उनकी भाषा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी साहित्य, अपने जितने भी ग्रंथ लिखे वो सभी। और एक और बात बता दूं, आज मैं बोलूं या आप बोलें या कोई और वक्ता प्रवक्ता आए या आचार्य जी बोले, अगर हमारे पास, अगर हम सिर्फ संस्कृति पढ़ रहे होते तो आज हम इस मंच पर बैठ करके बात कर रहे होते, क्योंकि वहीं तक रह जाते। माना कि संस्कृत सबकी जननी है, सभी भाषाएं वहीं से निकली हैं, लेकिन फिर भी जो एक हमारे पास जो हिंदी भाषा इतनी सरल तरीके से, सरल ढंग से हमको मिली, पकड़ में आई, उस भाषा के द्वारा हम संस्कृत को भी अब समझने वाले बन रहे हैं। तो आगे देखिए, इसके गौरव की गरिमा गावे पीढ़ी दर पीढ़ी है, संस्कारों के स्वर है समाहित, संस्कारों के स्वर है समाहित, संस्कृत की पहचान है, संस्कृत की पहचान है, हम सबके माथे की बिंदिया, हम सबके माथे की बिंदिया, आन वान और शान है। आओ दर्जा इसे दिलाएं, आओ उर्दू का है, अब मुझसे लिख गया, मुझे अभी भी ध्यान आया बोलते वक्त। आओ सम्मान इसे दिलाएं, राष्ट्रभाषा आर्य भाषा का, दयानंद सरस्वती ने इसको आर्य भाषा का, जैसा कि हमारे अभी कवि महोदय जी हमको बता रहे थे। आओ सम्मान इसे दिलाएं, राष्ट्रभाषा आर्य भाषा का, पहले लिखना पढ़ना स्वयं हो, पहले लिखना पढ़ना स्वयं हो, फिर मिले ठोर परिभाषा का, फिर मिले ठोर परिभाषा का। सरस्वती वैखरी विधा, सरस्वती वैखरी विधा, सुविधा सुंदर सुविचारी है, सुविधा सुंदर सुविचारी है, वेद विमल संस्कृत की पुत्री, वेद विमल संस्कृत की पुत्री, बल बल जाऊं बलिहारी है, बल बल जाऊं बलिवारी है। आसे अनपढ़ से, अर्थात असे ज्ञान, अनपढ़ से ज्ञानी बनाने वाली ये भाषा है, इसीलिए मैं हिंदी का खूब प्रयोग करना चाहिए अपने लेखन में, टाइम लग जाएगा ढूंढने ढांढने में सब चीजों को। और दूसरी बात, उनका देखिए, आस से लेके जेब्रा तक की, वहीं तक की सफर कराते हैं। सोच लो, आस, ASS और सोच लो, जेब्रा, सारे ऑप्शन, कहीं भी कोई उन्नति ऐसी हमको दिखाई नहीं पड़ती है। ये हमारा एक बोलने का ढंग है, कहने का एक तरीका है। वास्तव में ये हिंदी हमारी एक समृद्ध सशक्त भाषा है। जिस दिन हमारी ये राष्ट्र, अब हमको क्या करना, इसको राष्ट्रभाषा बने, यहाँ तक के लिए जब तक सरकार काम करे, उससे पहले हम चूंकि राष्ट्र के एक सुंदर और बढ़िया नागरिक, उत्तम नागरिक हैं, हम इन मंचों के माध्यम से और हम अपने स्वयं के माध्यम से स्वयं आदर्श छोड़ते हुए इस हिंदी को प्रयोग में लाएं और औरों तक भी इसको पहचानने का प्रयास करें, जिससे मजबूर होकर के हमारी सरकार को भी इस भाषा को राष्ट्रभाषा करना पड़े। जिस देश के वासी, जिस देश के नागरिक, वेद कहता है सत्यम बृहत ऋतम उग्र, इच्छा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति,
जिस देश के नागरिक सत्यनिष्ठ होते हैं, प्राकृतिक नियमों के अनुकूल चलने वाले होते हैं, हितनिष्ठ होते हैं, अर्थात प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, ऐसा राष्ट्र ही फिर विकास को प्राप्त करता है। जहाँ पर नित्य ब्रह्म यज्ञ होता है, जहाँ पर पंच महायज्ञों की पालना होती है, ऐसे ही घरों के भीतर बालक अपनी भाषा पर, अपनी वेशभूषा पर, अपने भजन पर, अपने भोजन पर गर्व करते हैं और आगे आगे इसको पहुंचाते हैं। इसीलिए हिंदी से जीवन तान धरे, सम्मान करे, सम्मान करे। हिंदी से जीवन तान धरे, सम्मान करे, सम्मान करे। हम बोले पढ़े लिखे हिंदी, हिंदी में पहाड़ रटे गिनती। हिंदी अब तो भूल गए सब पहाड़े, बच्चों को पूछो तो 2 2 जा 4 उनको आता है, वो नहीं जानते। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिन्न 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20, वो नहीं जानते। और हम अब 40 तक पहाड़े इसी तरीके से हम याद किया करते। हिंदी में पहाड़े रटे गिनती, हम बोले पढ़े लिखे हिंदी। कर हस्ताक्षर हिंद शान करे, सम्मान करे, सम्मान करे। मातृभाषा हम सब की हिंदी, जीने की अभिलाषा हिंदी। वो गर्व सदा स्वाभिमान करे, सम्मान करे, सम्मान करे। जैसे रुपयों में है गिन्नी, हिंदी भी वैसे ही बिन्नी। सर्वस्व न्योछावर प्राण करें, हम मान करें, सम्मान करें। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, संगति विमल तीनों की समान। समीपस्थ वेद विज्ञान भरे, सम्मान करे, सम्मान करे। संस्कृति की बेटी न्यारी है, आर्य भाषा कह के पुकारी है। राष्ट्रभाषा हो जय गान करे, सम्मान करे, सम्मान करे। तो ऐसी भाषा जिस राष्ट्र की हो, और वो राष्ट्र फिर क्यों ना उन्नत होगा, लेकिन वो राष्ट्रभाषा बने और हम पूरी तरीके से उसको पढ़ें, पढ़ावें, सुने, सुनावें, अपने चाल ढाल में लावें, तब जाकर के हम इस हिंदी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं। हमारे राष्ट्र का नाम, मैं तो कहूंगी अभी ये राष्ट्र का नाम हमारे का जो भारत है, हिंदुस्तान हुआ, और जो इंडिया हुआ, ये इंडिया तो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, और धीरे धीरे करके हिंदुस्तान और ये भारत भी। वैसे भारत का अर्थ अच्छा है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ये आर्यावर्त होगा। जिस दिन ये आर्यावर्त हो जाएगा इस राष्ट्र का नाम, तो जाकर के आप देखोगे कि इसकी सब कुछ इसका अपना होगा। क्योंकि एक झंडा, हर राष्ट्र, कब राष्ट्र को हम उन्नत मानते हैं, जब उसका अपना एक झंडा हो, हमारा ओम का एक झंडा, और एक डंडा, हमारा एक वेद का डंडा हो, और एक पंडा, अर्थात वैदिक संस्कृति के अनुसार ही हम ज्ञानी बने। इस प्रकार से झंडा, डंडा और पंडा को जानते हुए हम अपनी संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए भाइयों बहनों, चूंकि समय मुझे 30 ही मिनट आचार्य जी ने दिया है, और आचार्य जी का ये हमेशा निवेदन रहता है कि आप लंबा समय ले जाती हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज मैं पहले 1 या 2 मिनट पहले अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। क्योंकि वास्तव में ये जो 3 देवियां होती हैं, इड़ा, मही और संस्कृति, जिसकी ये समृद्ध हैं, अर्थात मातृभाषा, मातृभूमि और मातृ संस्कृति। जिस देश की मातृ संस्कृति जीवित है, समझो उसकी आत्मा जीवित है। आज हमारे पास हमारी भूमि बनी रहे, मातृभूमि बनी रहे, इसके लिए क्या करना होगा? हम सभी को एकजुट होकर के इस मातृ संस्कृति को बचाना। और संस्कृति के भीतर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये सब कुछ अध्यात्म विद्या के साथ साथ अपनी भाषा, भूषा, भोजन, भजन, ये सब कुछ आ जाया करते हैं। तो हम सभी अपनी मातृ संस्कृति से प्रेम करने वाले बने, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले बने। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपनी माता के प्रति समर्पित होकर के इस राष्ट्र के भीतर आता है, क्योंकि वास्तव में चंदन है इस देश की भूमि, हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा नाम है।
यहाँ पर हम सभी राम हैं, कृष्ण हैं, सीता हैं, यशोदा हैं, कौशल्या हैं। हम सभी को क्या करना होगा? अपनी मिट्टी से प्यार करना। अगर मिट्टी से हम सही मायने में प्यार करते हैं तो हमें हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करवाना ही होगा, राष्ट्रभाषा भी। और मैं तो हिंदी भाषा नहीं, हमारी जो गौ माता है राष्ट्रीय प्राणी घोषित हो, इसके लिए अभी हम सभी को चलना होगा साथ साथ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो है, लेकिन राष्ट्रीय प्राणी अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय प्राणी हमारी गौ माता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया था, गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी। गौ माता को कटते देख करके उनकी आंखों में आंसू आते थे। वास्तव में वो जानते थे, क्योंकि ये प्राण है, ये आधार है हमारे राष्ट्र को मजबूती देने की। तो हमारी गौ माता बचे, लव जिहाद से हमारी बेटियां बचे। राष्ट्र ऐसे उन्नत नहीं हो जाता। अगर आएगी बात तो बहुत सारा विषय मेरे पास अभी निकलता चला जाएगा, लेकिन मैं अब अधिक समय न लेते हूँ। और भी हमारे विद्वज्जन और कविगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं। समय की सीमा में हूँ मैं, 30 मिनट 41 सेकंड हो गए हैं। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जय हिंदी, जय हिंद।